अच्छा, आज हमने बायोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। बायोमोलेक्यूल्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम बायोमोलेक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलेक्यूल्स की जो हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस विच आर वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। केमिकल कंपोनेंट्स को हम स्टडी करते हैं, यानी केमिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स आर द स्ट्रक्चर्स, processes are the functions. It means that in biochemistry we deal with the structures and functions. एक MCQ यहाँ पर पहला बनता है कि in biochemistry which fields we study anatomy and physiology, यानी anatomy और physiology रिलेट करते हैं बायोकेमिस्ट्री के साथ। अच्छा जी, केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या जो लाइफ बनाते हैं, वो दो किस्म के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक की बात करें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स होते हैं। हम इनके मुकाबले में हम कुछ MCQs करते हैं। इसके कंसेप्ट को, जनरल कंसेप्ट को समझने के लिए सबको हम थोड़े से MCQs कर लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक वाइज डिस्कशन पे भी जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की अलग टॉपिक डिस्कशन होगी, प्रोटीन्स की, फिर फैट्स की, फिर विटामिन और फिर न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहली चीज़, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ या नेचर कौन हो सकता है? सोचें ज़रा। अबंडेंट कंपाउंड उसने कंपाउंड का जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जिक्र नहीं है। तो कंपाउंड जनरल बात की हुई है, तो मतलब इनऑर्गेनिक होगा। यानी ओवरऑल देखा जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो वाटर है जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ पर, 70% तक पाया जाता है। वाटर जो है वो अर्थ या नेचर पर 70% पाया जाता है। ये जनरल उसने बात पूछी है। जब वो बात पूछे इनऑर्गेनिक की, तब भी क्या आएगा? वाटर। जनरल भी ऑर्गेनिक, जनरल कंपाउंड भी 70% वाटर आता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी वाटर है जो कि 70% है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ ले कि अर्थ या नेचर पे अबंडेंट कौन सा है, तो क्या आएगा जी? गलत सोच रहे हैं आप। कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अर्थ या नेचर पर अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स की जो बात सोच रहे हैं वो गलत है। अर्थ या नेचर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आपको जहाँ कहीं भी नज़र आएंगे सारे के सारे लकड़ियाँ, ये सेलुलोज, ये जो पेपर है, वुड है, कॉटन है, ये सारे। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है, वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारी की सारी क्या पाई जाती हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये लफ्ज़ याद रखिएगा, अर्थ या नेचर पर। लेकिन अगर वो बात पूछे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल, दैट इज़ द पंच पॉइंट, सेल, तो फिर वो क्या आएगा? फिर प्रोटीन आएगा। क्योंकि हमारे सेल के अंदर पानी निकाल दिया जाए, यानी ड्राई वेट का ऑफ द सेल में से पानी निकाल दिया जाए, तो ड्राई वेट ऑफ द सेल, कितने प्रोटीन्स सेल के ड्राई वेट का कितना % बनाती हैं? सही बताया आपने, 50% बनाती हैं। ये आपने सही बताया, 50%, मतलब इतना सेल का आधा तो प्रोटीन बनाती हैं। तो मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन है? प्रोटीन्स हैं, जो कि सेल के ड्राई वेट का 50% बनाते हैं। समझ आ रही बात? अब चलो इसी के अंदर ही मैं एक और तीन MCQs मैं मज़ीद बता देता हूँ। अच्छा, प्रोटीन्स सेल के अंदर अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब मुझे बताओ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन सेल, प्रोटीन जो अबंडेंट है सेल के अंदर वो क्या है? कौन सी है प्रोटीन? अब आप पूछेंगे सर एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। मैं कहूँगा चलो एनिमल सेल है। बताओ एनिमल सेल के अंदर कौन सी अबंडेंट प्रोटीन है? आप कहेंगे सर कोलाजन प्रोटीन है जो ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। बोन्स के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर कोलाजन प्रोटीन है जो सपोर्ट देती है, कोलाजन प्रोटीन है। कोलाजन की नेचर क्या है? कोई बता सकता है? बिल्कुल, कोलाजन की नेचर है इलास्टिक। क्योंकि इलास्टिक है तो ये फाइब्रस प्रोटीन हो गई, ठीक है ना। ये
कोलाजन जो है वो कार्टिलेज में भी पाई जाती है, बोन्स के अंदर भी पाई जाती है। इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक सारी की सारी प्रोटीन्स फाइबर्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। अब चलो प्लांट सेल के अंदर कौन सी होती हैं प्रोटीन्स अबंडेंट, तो रूबिस्को, सही पहचाना आपने। रूबिस्को प्रोटीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है प्लांट सेल के अंदर। इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, सफेरिकल या इलिप्सॉइडल प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है रूबिस्को, ठीक होगी बात। और रूबिस्को क्रिस्टलाइन भी है, पानी के अंदर सॉल्युबल भी है। अच्छा, अगर वो एनिमल और प्लांट सेल की बात ना करे, एनिमल और प्लांट सेल की जब वो बात नहीं करेगा तो कौन से सेल की बात करेगा, यानी वो सेल कौन सा लेगा, जनरल सेल। तो जनरल सेल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, रूबिस्को, ठीक है ना। जनरलाइज जब वो करेगा तो तब भी रूबिस्को, ठीक होगी बात। अगर वो आपसे पूछे अर्थ या नेचर पर कौन सी अबंडेंट प्रोटीन पाई जाती है, अर्थ या नेचर पर, तब भी क्या आंसर आएगा, रूबिस्को। अर्थ पर या नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, रूबिस्को, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स अर्थ या नेचर पर मोस्ट अबंडेंट कौन से होते हैं, मुझे बता सकता है। अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स ऑन अर्थ या नेचर, सबसे बेहतरीन बात सेलुलोज है, बिल्कुल। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन नेचर और अर्थ, ये बुक की लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, सेकंड मोस्ट कौन होते हैं, चलो ये बताओ। सेकंड मोस्ट इज द काइटन, काइटन जिसे हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। फंजाई के अंदर जो काइटन होती है वो सेलुलोज का काम कर रही होती है, सेल वाल बना रही होती है, इस वजह से हम इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ या नेचर, मोस्ट अबंडेंट कौन है, सेलुलोज। सेकंड मोस्ट अबंडेंट क्या है, काइटन। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ या नेचर क्या है, इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, रूबिस्को है। समझ आ रही बात की। प्रोटीन्स, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन सेल, सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं। अब वो सेल अलग अलग मैंने बताया है कि कोलाजन इन एनिमल सेल एंड रूबिस्को इन प्लांट सेल, ठीक होगी बात। मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा लिपिड किस फॉर्म के अंदर पाया जाएगा। तो लिपिड की बहुत सारी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन है एसाइल ग्लाइसरोल। बुक की लाइन बता रहा हूँ, फेडरल की बुक की लाइन बता रहा हूँ कि एसाइल ग्लाइसरोल्स आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली लाइन है एसाइल ग्लाइसरोल की, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नाम MCQ जब हम पढ़ लेते हैं, इन सब में ना, यानी किन सब में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में और विटामिन्स में और न्यूक्लिक एसिड में, इन सब में वो कह रहा है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के तौर पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। कार्बोहाइड्रेट को हम रोटी वगैरह खाते हैं, प्रोटीन गोश्त वगैरह खाते हैं, लिपिड यानी ये जो फैटी चीज़ें खाती हैं, ये लिपिड वैसे यानी बहुत ज़्यादा हाई मिकदार के अंदर हमें एनर्जी देता है ये लिपिड, तो ये तो वैसे भी होगा। विटामिन भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड को हम कभी भी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो आंसर क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक होगी बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ NAD पॉजिटिव सिंथेसिस। NAD पॉजिटिव सिंथेसिस क्या होती है, NAD प्लस, ये एक क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड है मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है। तो ये क्या इस्तेमाल होता है, ये कोएंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम की प्रिपरेशन के दौरान, सिंथेसिस के दौरान क्या रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, विटामिन। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ना इस तरह समझाता हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोएंजाइम होता क्या है। देखो, न्यूक्लियोटाइड एक है, ठीक है ना, और प्लस न्यूक्लियोटाइड ये जुड़ते जाएं और इसी तरह जुड़ते जाएं तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अगर यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएं और इसके साथ विटामिन जुड़ जाए, यानी ये मज़ीद आगे आपस में ना जुड़ें, इसके साथ कोई एक विटामिन जुड़ जाए, तो न्यूक्लियोटाइड
कि जब यानी क्या हो रही होगी, ये आपस में जब ये कंडेंस हो रहे होते हैं, इसके साथ विटामिन भी कंडेंस हो जाए तो ये फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाता, फिर ये क्या बनाता है, कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, कोएंजाइम। तो कोएंजाइम की प्रिपरेशन के दौरान क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन आया, विटामिन। यही रॉ मटेरियल भी होता है इसके अंदर, यही क्या होता है इसके अंदर, रॉ मटेरियल भी होता है। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ Na पॉजिटिव विच इज अ कोएंजाइम। तो विटामिन आर दी रॉ मटेरियल्स। समझ आ रही बात की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, सफिंगोलिपिड्स। लिपिड्स कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, ठीक होगी बात। लिपिड्स ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते। मैंने जो अपनी एक टर्म इस्तेमाल की है कि जब भी क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट आए तो आपने बस इस चीज़ों को याद रखना है कि टर्बिनाइज भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते। इन चारों के अंदर सिर्फ दो चीज़ें क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, एक है स्टीराइड्स, जो कि ख़ास कंडीशन है स्टीराइड की। ये बुक के अंदर लिखी हुई है कि स्टीराइड्स जो होते हैं वो एक एक्सेप्शन होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, कि ये ही सिर्फ क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और फैटी एसिड के अंदर बुक लाइन भी लिखती है कि फैटी एसिड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि अगर लॉन्ग चेन हो, आर ग्रुप बहुत बड़ा हो, तब फैटी एसिड्स क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द यानी फैटी एसिड के अंदर कौन सा फैटी एसिड क्रिस्टलाइज हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ जिसके अंदर C15 हो, ऑप्शन नंबर 2 इज़ जिसके अंदर C10 हो, ऑप्शन नंबर 3 इज़ C5 हो, ऑप्शन नंबर 4 इज़ C2 हो। तो कौन सा फैटी एसिड इजीली क्रिस्टलाइज हो सकता है, C15, क्योंकि ये लॉन्ग चेन है। आइए बस समझ। तो ये सिर्फ दो होते हैं जो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज प्रेजेंट इन माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो माइलिन शीट है उसके अंदर कौन सा लिपिड पाया जाता है, सफिंगोलिपिड्स पाया जाता है। क्या, कौन सा लिपिड पाया जाता है, सफिंगोलिपिड्स पाया जाता है। ये आपको आना चाहिए। सफिंगोलिपिड्स इज प्रेजेंट इन द माइलिन शीट। वो फैटी एसिड की चेन, फैटी लेयर होती है ना, फैटी एक शीट होती है। तो वो फैटी कौन, फैट को उसमें कौन से होते हैं, सफिंगोलिपिड्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड, कौन सा लिपिड जो है वो ब्रेन की माइलिन शीट के अंदर पाया, ब्रेन के वाइट मैटर के अंदर पाया जाता है। तो ये आएंगे कौन से, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कौन से लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। कौन से लिपिड्स कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेशन में कौन सा कंपाउंड लिपिड के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है, ये कर सकता है ग्लाइकोलिपिड्स। यानी लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड, यानी लिपिड्स के साथ थोड़ी अमाउंट में क्या मिक्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स मतलब लिपिड्स। लिपिड्स ज़्यादा मिकदार में होंगे, ग्लाइको थोड़ी मिकदार में होंगे। तो ये इस तरह एक मार्कर्स बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। Conjugated molecules are always markers, सेल्फ सरफेस मार्कर्स। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो ब्रेन के वाइट मैटर के अंदर भी पाए जाते हैं। एक और एमसीक्यू आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन येलो पोर्शन ऑफ एग। कौन सा लिपिड पाया जाता है, एग के दो पोर्शन होते हैं, एक वाइट पोर्शन होता है और दूसरा कौन सा पोर्शन होता है, और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है येलो पोर्शन। येलो वाइट पोर्शन के अंदर, वाइट पोर्शन तो आप बुक के अंदर पढ़ेंगे, एल्बुमिन पाया जाता है। एल्बुमिन इज प्रेजेंट इन वाइट पोर्शन ऑफ एग। एल्बुमिन कौन सी प्रोटीन होती है, फाइबर्स क्या, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर। और बुक यहाँ पे लाइन लिखती भी है कि एल्बुमिन ये एग के वाइट पोर्शन के अंदर पाई जाती है, और दूसरी एक प्रोटीन होती है कैसीन, CASEIN, कैसीन, ये मिल्क के अंदर पाई जाती है। ठीक होगी बात। इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों स्टोर करते हैं अमाइनो एसिड्स को, दोनों स्टोर करते हैं अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन बहुत भारी मिकदार में चाहिए तो आप क्या पिए, मिल्क पिए, या आप एग का वाइट पोर्शन खाएं, तो उसके अंदर भारी मिकदार के अंदर अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं। ठीक है ना। कैसीन भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अच्छा, एग के येलो पोर्शन के अंदर क्या पाया जाता है, एग का येलो पोर्शन सारा का सारा क्या होता है, यानी वो जो हम जर्दी कहते हैं वो फैटी कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है, फैटी, प्रोटीन्स, लिपिड्स, यानी एग के येलो पोर्शन के अंदर फैट्स पाई जाती हैं। इसके हवाले से ये भी एक एमसीक्यूज आ जाता बहुत ज़्यादा है। आना शुरू हो जाते हैं इंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ल्ड ओरिजिन, यानी हम मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं। मोनोसेक्राइड्स में मोनो का मतलब होता है एक, सेक्राइड, सेक्राइड जो है लफ्ज़ निकला है सकरान से।
सैकरान इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर। ठीक होगी बात। तो सैकराइड, मोनोसैकराइड्स आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स आर ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसके बाद हमने बात को देखनी है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रोटियोज लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब प्राइमरी होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स प्रोटियोज लफ्ज़ से निकला है। प्रोटियोज का ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक होगी बात। इसी तरह लिपिड्स, लिपिड्स लाइपोस से निकला है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जो ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब आयल होता है। तो तीनों वर्ड्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड है, एक सैकरान है, एक प्रोटियोज। ये एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों है, वजह क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना देता है। दुनिया में और भी तो सॉल्वेंट हैं, लेकिन वाटर ही क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। बिल्कुल सही पहुँचे आप। पोलर नेचर की वजह से ये जो वाटर है वो एक ख़ास किस्म का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक होगी बात। अच्छा, वाटर सीड्स के अंदर कितना पाया जाता है, 20%। ये बुक की लाइनें हैं। ब्रेन सेल्स के अंदर कितना पाया जाता है, 85%। बून सेल्स के अंदर कितना पाया जाता है, 20%। जेलीफिश के अंदर कितना पाया जाता है, 99%। पानी, जेलीफिश पानी उसकी बॉडी का 99% बना देता है। मतलब इसकी बॉडी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। हमें नज़र आता है जेलीफिश में से उसकी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। तो 99% पानी पाया जाता है। अर्थ के अंदर कितना पाया जाता है, 65 से 89% पाया जाता है, जो कि तकरीबन मोर देन 2/3 बनता है। कितना बनता है, मोर देन 2/3 बनता है। और सेल्स के अंदर कितना पाया जाता है, ह्यूमन सेल्स के अंदर वैसे भी 70% पाया जाता है। अर्थ के अंदर भी यानी 65 से 89%, मोर देन 2/3 होता है। और सेल्स के अंदर 70% पाया जाता है। अच्छा, वाटर जो है ना, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर बॉन्ड्स दो किस्म के होते हैं। चलो ये मैं यहीं पर बता देता हूँ। वाटर के अंदर बॉन्ड्स दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल बॉन्ड और एक होते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक होगी बात। केमिकल बॉन्ड्स को हम ट्रू बॉन्ड्स भी कहते हैं, और जो फिजिकल बॉन्ड है हम उसे फॉल्स बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स के क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। सारी की सारी कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक होगी बात। जैसे ये है ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ये ट्रू बॉन्ड्स हैं। ठीक, और यही क्या होते हैं, यही होते हैं पोलैरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक होगी बात। यही होते हैं ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्जेस आ जाते हैं तो ये पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो पोलैरिटी इंड्यूस क्यों, कैसे हुई, केमिकल बॉन्ड्स की वजह से हुई। जबकि फिजिकल बॉन्ड्स जो है ना वो फॉल्स बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक होगी बात। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के लिए ज़रूरी है, जैसे केमिकल कोवलेंट बॉन्डिंग पोलैरिटी के लिए ज़रूरी है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के लिए ज़रूरी है, ये वाटर के अंदर याद रखिएगा, जो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है, हीट ऑफ वेपर, जैसे हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसके लिए ज़रूरी है। हीट कैपेसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके कम से कम पानी को निकालता है बाहर। कम से कम पानी लॉस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट डेजिपेट होती है। ये भी एक वाटर की एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी उसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अच्छा जी, इसके अलावा आप देख लें, टेंशन देख लें, ठीक है ना, एडहियन देख लें, कोहियन देख लें, ये सारे के सारे ज़रूरी हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है ये इन तीन प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा वाटर की एक और प्रॉपर्टी जो कि फेडरल में दी हुई है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कि वाटर के अंदर अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दो तो वो इकट्ठे होकर कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, वाटर के साथ टच करते हैं, और इस वजह से लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन है वो भी, उसकी भी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है कि पानी और यानी जो हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं उनके दरमियान का जो एरिया है वो कम से कम करने के लिए ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होती है ना, वो एक प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसी तरह डेंसिटी का आप देख लो, जो आइस की लो डेंसिटी होती है वो भी आप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से बहुत सारा गैप्स बन जाते हैं, और उन गैप्स की वजह से उनके वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। इस वजह से आइस पानी पर फ्लोट करती है और उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है, पानी आइस के नीचे का जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल रहता है और फिशेस ज़िंदा रहते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। समझ आ रही बात की। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फिजिकल बॉन्ड है फाल्स है, इसका भी अपना करैक्टर है, जबकि केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इसका भी वाटर के अंदर बहुत अहम किरदार है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमने क्या देखना है। हमने देखना है उसका कंपैरिजन। कौन कौन से सेल्स के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान हमने उसका कंपैरिजन देखना है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं? ये पाए जाती हैं 29%। और यूकैरियोटिक सेल में कितने पाए जाते हैं? 28.35%। 28.35%। और प्रोकैरियोटिक सेल में इनऑर्गेनिक कितने पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनऑर्गेनिक तो बराबर हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में डिफरेंस आ जाता है। अब कहाँ कैसे आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ। हम प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरिया सेल भी कह सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में हम मैमालियन सेल भी लिख सकते हैं कि मैमालियन का जो सेल है वो क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक होगी बात। अब देखो प्रोटीन्स, पहले तो इनऑर्गेनिक को हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर बराबर हैं, तो इनऑर्गेनिक को हम देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर वाटर आ जाते हैं और कुछ यानी क्या आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह आ जाती हैं। वो साल्ट्स इनऑर्गेनिक कुछ साल्ट्स आ जाते हैं, दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आ जाते हैं। 70% ये पाया जाता है, 1% ये पाया जाता है। ये तो दोनों के अंदर बराबर होगी बात। जबकि ऑर्गेनिक का थोड़ा मसला आता है। ऑर्गेनिक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 29% पाया जाता है। कैसे? ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहली क्या चीज़ हमें याद आती है? हमें प्रोटीन्स की आती है, जो कि 15% पाई जाती है। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता है, जो कि 3% पाई जाती है। लिपिड्स की बात करता है, जो कि 2% पाई जाती है। डीएनए की बात करता है, जो कि 1.1% पाई जाती है। और आरएनए की बात करता है, जो कि 6% पाई जाती है। इसको इकट्ठा करोगे तो 15 और 3 18 और 20 21 और 27, और जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 2% पाए जाते हैं, जिसमें मेटाबोलाइट्स भी आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स। तो अब ये 29% बन गया। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन्स जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 18%। ठीक होगी बात। जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाती हैं वो पाई जाती हैं तकरीबन 4%। लिपिड्स की बात करें तो वो पाए जाते हैं 3%। ठीक होगी बात। डीएनए की बात करें तो वो पाए जाते हैं तकरीबन कोई 0.25%। आरएनए की बात करें तो वो पाए जाते हैं कोई 1.1%। और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो 2% पाए जाते हैं। इसको मिलाकर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 28.35%। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक MCQ और भी आते हैं। अब यहाँ पर कुछ मैं और भी बात बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुझे बताओ कि न्यूक्लिक एसिड किस में ज़्यादा होता है? न्यूक्लिक एसिड इन प्रोकैरियोटिक सेल ग्रेटर देन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लिक एसिड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितना पाया जाता है? 7% और 7%। और जो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें 1.35%। कितना कम है, आइए बात समझ। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में क्या आता है? डीएनए आरएनए हम अलग-अलग देख लेते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितना पाया जाता है? 1%। और इसके अंदर 0.25%। और आरएनए की बात करें, इसके अंदर कितना पाया जाता है? 6%। और इसके अंदर 1.1%। समझ आ रही बात की? अच्छा, एक और यहाँ से भी हमसे कुछ निकलता है कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए कम पाया जाता है आरएनए के मुकाबले में। दोनों के अंदर आरएनए हमेशा डीएनए से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये भी एक MCQ है, क्योंकि डीएनए का तो वो जीन का एक वो है ना, इनहेरिटेंस का एक यूनिट है, जबकि आरएनए सब काम करता है। प्रोटीन यही बनाता है, सीक्वेंसेस को मेंटेन यही करता है, फिर आगे बहुत सारे इसके फंक्शन, इस वजह से ये ज़्यादा पाया जाता है।
आइए बात समझ। अच्छा, यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं कि जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो ही किस्म की होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है और एक कैटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी एक ये क्या होता है, ये एनाबॉलिज्म जो होता है ये एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को ये क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है ना। जबकि कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर, ये गलत बात बता दी मैंने। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी, ये एनाबॉलिज्म जो होता है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि सबसे ज़्यादा जो यानी कोई भी एक मोनोमर मिलता है, फिर दूसरा मोनोमर मिलता है, फिर तीसरा मोनोमर, इस तरह एक सबसे बड़ा लार्ज मोलेक्यूल बन जाता है विद द एब्जॉर्ब ऑफ, यानी विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और फिर एक लार्ज मोलेक्यूल बन जाता है। इसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को बुक से देख लोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर, ठीक है ना, और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसमें शुगर बनती है, ये बन गया एक एनाबॉलिक रिएक्शन बन जाता है। कैटाबॉलिज्म की बात की जाए तो इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। इसकी एग्जांपल आपको रिस्पायरेशन के अंदर मिलेगी। रिस्पायरेशन जो होती है, आप बिल्कुल इसी का अपोजिट रिएक्शन कर लो कि शुगर थी, उसे मैंने तोड़ना चाहा, तो जैसे मैं तोड़ूँगा तो यानी उसके ऑक्सीजन मिलाऊँगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ATP निकलेगी और वही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इकट्ठे रिएक्शंस होते रहते हैं, यानी एनाबॉलिज्म भी इकट्ठा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो होती हैं ये इकट्ठे रिएक्शंस होते रहते हैं। और इस तरह जो है ये जो है ना लाइफ जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर आती रहती है। कि मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट को देख लो, प्रोटीन को देख लो और लिपिड्स को देख लो आप, कि अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स एनर्जी का अगर वो ख़त्म हो गया है तो फिर लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होकर एनर्जी देंगे। अगर वो भी ख़त्म है तो फिर आखिरी स्टेज जो है जिसे हम कहते हैं कि वो मरने वाली स्टेज है, उसके अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करके एनर्जी देंगे। तो ये कन्वर्जन होती रहती है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन की बेस्ट एग्जांपल है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब इकट्ठे हो रहे होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द होल क्लॉक, तो ये कोऑर्डिनेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक होगी बात। अब लास्ट चीज़ जो हम जनरल चीज़ बता रहे हैं कि बॉन्ड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब मोनोसेक्राइड्स के अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दो मोनोसेक्राइड, एक मोनोसेक्राइड के अंदर कभी भी कोई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर दो मोनोसेक्राइड है, एक ये मोनोसेक्राइड और एक ये मोनोसेक्राइड है मेरे पास, तो इन दो के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाएगा हम उसे कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक होगी बात, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ आ रही है बात की। अच्छा जी, दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है, ये अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज, इसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक होगी बात, पेप्टाइड बॉन्ड। आइए बात समझ। और एसाइल ग्लाइसरोज के अंदर जो है, एसाइल ग्लाइसरोज क्या होते हैं कि एक ग्लाइसरोल और एसाइल, एसाइल का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, ये एसाइल है। तो हम दरअसल इसे लिखते हैं ट्राई एसाइल, तो मतलब तीन, इस तरह और फिर ये इस तरह। ठीक होगी बात। और फिर ये C, ठीक है ना, ये O, ये CH2, ये CH और ये CH2, ये बन गया जी ये। तो यहाँ से जो एसिड है वो क्या देता है, सिर्फ H देता है, और अल्कोहल जो है वो OH देती है। तो ये जो बॉन्ड बन जाता है, ये वाला, सॉरी ये वाला जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। समझ आ रही बात की, एस्टर बॉन्ड। समझ आ रही है, एस्टर बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का यही होता है कि एक न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, बात वो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो एक न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड होते हैं वो हम नहीं देखेंगे, हम दो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे कि एक ये न्यूक्लियोटाइड है मेरे पास मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, और ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है ये वाली।
इसके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पेयर ऑफ पीओसी बॉन्ड, पेयर ऑफ पीओसी बॉन्ड। सिर्फ मैंने आपको ना एक जनरल इन्फो दी है, अगर आप इन्हीं को ही याद कर लेना फिर आपकी टॉपिक की एक बेस बन जाएगी। जब बेस बन जाएगी ना इस चैप्टर की, तो फिर आप एक को खोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट को खोलेंगे, उसकी बेस पता होगी, फिर हम आगे कम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाएंगे, तो वो बहुत आसानी के अंदर ये काम हो जाएगा। ठीक होगी बात। अल्लाह हाफ़िज़।